everyone, I'm Bhumika Indori, Product Coordinator for Legal Edge After College. In this video, I will be discussing a passage which has been taken from CLAT PG 2021 क्वेश्चन पेपर। तो क्लैट पीजी 2021 पेपर को हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है और उसके हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चंस विद यू, एनवायरमेंटल लॉ के क्वेश्चंस विद यू। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो या तो यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उन पे क्लिक करके देख सकते हो। नाउ यहाँ पे हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो पैसेज है वो क्रिमिनल लॉ से लिया गया है एंड ये पैसेज बेस्ड है एक जजमेंट में। जजमेंट का नाम है संगीताबेन शैलेश भाई दत्तनता वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2018। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में कंटेंशन क्या था, इशू क्या था, क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने बेल देने के बाद अक्यूज और उनके रिलेटिव्स को कुछ टेस्ट लेने के लिए ऑर्डर कर दिया था। कैसे टेस्ट? साइंटिफिक टेस्ट जैसे कि लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो 439 में जो आपके पास पावर है वो सिर्फ बेल देने की है या कैंसिल बेल को करने की है, या वापस से अरेस्ट, जिसको बेल दी है उसको अरेस्ट करवाने की है, कंडीशंस लगाने की है और बेल की कंडीशंस को मॉडिफाई करने के लिए कहने के लिए है। बट आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप 439 के पावर्स को यूज करके कोई मिनी ट्रायल करो या मैरिट्स ऑफ द केस पे जाए, राइट? एंड दैट इज व्हाट हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि बाय ऑर्डरिंग द अबव मेंशन्ड टेक्स्ट the High Court has converted the adjudication of bail matter to that of mini trial indeed, and that was a grave error from the part of High Court, right? बाकी जो particular passage है ये section 439 CRPC से डील करता है और आपको यहाँ पे 439 सीआरपीसी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक और चीज क्लियर होती है कि व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी एग्जामिनेशन आपको सिर्फ अपना सारा फोकस जजमेंट्स पे ही नहीं लगाना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को भी ब्रश अप करते चलना है। नाउ एक और चीज क्लियर होती है कि ये 2021 का पेपर था और यहाँ पे जो जजमेंट पूछी गई वो 2018 से पूछी गई। दैट शोज कि आप जब भी अपियर कर रहे हैं उससे पिछले 3 या 4 साल के जो जजमेंट्स हैं वो आपको हमेशा पढ़ के जाने ही हैं। चलिए, बाकी जो ये पैसेज है ये बात करता है कि कंडीशन इंपोज करते वक्त हाईकोर्ट कौन सी चीजें हैं जिनको दिमाग में रखेगा। ठीक है, हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन while imposing the conditions what are the things which they will consider। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पढ़े तो क्या कहा जा रहा है, लाइकलीहुड ऑफ द अक्यूज्ड फ्लीइंग फ्रॉम द जस्टिस and repeating the offense, the possibility of his tampering with the witness and obstructing the course of justice। ये सारी चीजें दिमाग में रखी जाएंगी जब उस पे कंडीशंस लगाई जाएंगी, राइट? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द jurisdiction of high court under 439 CRPC is related to grant और डिनायल ऑफ बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे 4 जजमेंट्स हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जजमेंट है जो ग्रांट और डिनायल ऑफ बेल से डील करता है। तो ये है दी स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस एम मुरुगेसन 2020 की ये जजमेंट है जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि jurisdiction of the High Court under 439 जो है वो रिलेट करता है ग्रांट और डिनायल ऑफ बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल से, राइट? चलिए बाकी जजमेंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो जजमेंट है यह है चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब ये जजमेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ ऑप्शंस क्यों बना, क्योंकि जब इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट को रेफर किया, वो जजमेंट जिसपे पैसेज बेस्ड है संगीताबेन के जजमेंट को। तो देखो जब भी आप किसी जजमेंट को पढ़ते हो तो आपको जो उस जजमेंट में रेफर्ड जजमेंट्स हैं, राइट, उन्हें भी पढ़ना है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में संगीताबेन वाले जजमेंट को रेफर किया गया था एंड दैट इज द रीजन दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शंस हियर। ओके, चलो इस पर्टिकुलर केस में कंटेंशन क्या था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे
जो कंटेंशन था वो था कि देखो क्या होता है, कहानी समझो, ट्रायल कोर्ट होती है, ठीक है, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, राइट। यहाँ पे कहानी ये होती है कि जो विक्टिम होती है उसका रेप करता है अक्यूज, एंड जो विक्टिम होती है वो मेंटली रिटायर्ड होती है। ट्रायल कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस कन्विक्ट कर देती है विक्टिम को। हाउएवर जब अपील में मैटर पहुंचता है तो ये कन्विक्शन टर्न हो जाता है एक्विटल में, राइट। एंड देन बाय यूजिंग द पावर्स अंडर 378 सीआरपीसी व्हिच डील्स विद अपील अगेंस्ट एक्विटल, मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट वापस से हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करती है और उस पर्टिकुलर पर्सन को कन्विक्ट कर देती है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने कहा किया था, सेइंग दैट कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन का रेप करता है जो कि मेंटली रिटार्डेड है तो उस केस में उसको सजा होनी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो मेन कंटेंशन था दैट वाज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 378 सीआरपीसी व्हिच डील्स विद अपील अगेंस्ट एक्विटल, राइट। चले, नेक्स्ट जो केस लॉ है वो है महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, अगेन 2020 की जजमेंट है। नाउ यहाँ पे क्या कंटेंशन था, यहाँ पे सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई थी। सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, ये बात करता है जब भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मतलब जो आपने कंसेंट दी है अगर वो कंसेंट किसी मिसकंसेप्शन पे बेस्ड है तो क्या उसको तब भी कंसेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 90 कहता है कि अगर कोई भी कंसेंट मिसकंसेप्शन पे बेस्ड है तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब इसके फैक्ट्स में क्या हुआ था कि ए और बी दो एक कपल होते हैं, वो 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं। लेटर जो विमेन है वो मेल पे केस फाइल करती है ये कहते हुए कि she was using me sexually, she was having a sexual relationship with me on the pretext of marrying me later, and now he is denying the marriage and that is the reason मेरी जो consent है वो misconception पे based थी, right। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को डिसाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी मिसकंसेप्शन जो है वो 4 साल तक नहीं हो सकती है, राइट। आपकी जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है वो लाइक प्रिडोमिनेंट 4 साल तक नहीं रहेंगे, और यहाँ पे जो अक्यूज है उसे अक्विट किया और कहा कि जो भी आपका रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था, राइट। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग बेल अंडर 439 ऑफ सीआरपीसी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है व्हेन इट कम्स टू 439 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शंस आर हाई कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल बी अरेस्टेड, High Court may undertake meticulous examination of evidence collected by police, High Court may direct specific tests such as narco analysis to be conducted, High Court may pass any order in exercise of its inherent power। तो देखो वापस से पैसेज में चलो, पैसेज में जो हमने डिस्कस किया था वो यही तो था कि हाई कोर्ट जो है वो 439 के पावर्स यूज करते वक्त कोई मिनी ट्रायल नहीं करेगा, कोई मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएगा, वो सिर्फ ट्रायल से रिलेटेड 439 में जो उसके पास पावर्स दे रखी हैं बेल से रिलेटेड सिर्फ उन्हें ही यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। हाई कोर्ट सिर्फ क्या डायरेक्ट कर सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि जिस पर्सन को उसने रिलीज किया था उसे वापस अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि 439 उसको ये पावर देता है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू मेटिकुलस एग्जामिनेशन तो मैंने आपको बताया कि वो मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग है। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट ये तो कंटेंशन नहीं था। कौन सा केस था वो, संगीता बेन शैलेश भाई का, और वहां पे क्या हुआ था, वहां पे यही तो हुआ था कि उन्होंने नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट को हाई कोर्ट ने करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देन इनहेरेंट पावर यू ऑल नो सीआरपीसी में 482 में होती है, 439 में नहीं होती है। चले आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो फर्स्ट नॉट ट्रू पे ध्यान दो, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या गलत है। रिगार्डिंग द स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग बेल अंडर 439 सीआरपीसी, तो क्या गलत है व्हेन इट कम्स टू 439 सीआरपीसी में बेल देने की बात को लेके। पहला,
High Court may direct that any person accused of offense and in custody be released on bail. Second, High Court may direct that any condition imposed by the magistrate when releasing a person on bail be set aside or modified. Third, High Court may pass any order which in the opinion of the court could be in the interest of justice and personal liberty of the arrested person. फोर्थ कहता है हाई कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल बी अरेस्टेड एंड कमिट टू कस्टडी. अब देखो 439 मैंने आपको समझाया. 439 में हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास बेल देने के साथ साथ क्या पावर्स होती हैं, उस जिसको बेल दी है उसको वापस से अरेस्ट करने की, उस पर कंडीशंस इंपोज करने की, ये सारी पावर्स होती हैं. तो ये करेक्ट होगा. वो अक्यूज को कस्टडी में वापस से ले सकता है, ठीक है, उसकी बेल को कैंसिल करवा के, ठीक है. देन यहाँ पे सेट असाइड एंड मॉडिफाई कर सकता है कंडीशन, तो ये भी करेक्ट होगा. और वो जो रिलीज किया था उसको वापस से अरेस्ट करवा सकते हो, तो ये भी करेक्ट होगा. तो यहाँ पे रॉन्ग क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, और वही होगा करेक्ट आंसर. क्योंकि ये क्या कहता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं. तो ऐसा तो नहीं है. हमने अब बार बार देखा कि 439 में आपको 439 में जो चीजें दे रखी हैं उसको फॉलो करना होगा. आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हो. इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी फैसला नहीं सुना सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ 439 सीआरपीसी. चलें नेक्स्ट देखते हैं. ये कहता है while deciding an application for grant of bail the court has to, तो जब डिसाइड की जाती है एप्लीकेशन बेल की तो कोर्ट को क्या करना है. पहला ऑप्शन, conduct a mini trial to ascertain whether there is a prima facie case against the accused. Opine as to whether there is prima facie case against the accused. Examine all witnesses to understand the possibility of accused obstructing the cause of justice. Conduct a preliminary इंक्वायरी विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. तो देखो बार बार वही चीज आ रही है. तो मतलब ये पर्टिकुलर पैसेज तो काफी इजी था क्योंकि ये सारे आंसर्स आपको पैसेज से ही मिल रहे हैं. यहाँ पे भाई पहला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मिनी ट्रायल की बात की जा रही है, राइट. और हमने देखा पैसेज में कि मिनी ट्रायल को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते हो यूजिंग 439 के पावर्स. सेकंड, ओपाइन एज टू वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस. तो देखो प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं ये ओपिनियन दिया जा सकता है, राइट. तो ये होगा करेक्ट आंसर. थर्ड इज एग्जामिन ऑल द विटनेसेस. नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बेल के दौरान क्यों ही होगा, ठीक है. देन कंडक्ट नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्योंकि ये तो ट्रायल कोर्ट का काम है, राइट. सो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये है अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी द कोर्ट में इम्पोज any condition which it considered necessary while releasing an arrested person on bail if the alleged offense is, options are offense against state, against public tranquility, against human body, against property, against state, public tranquility and human body, and state, human body and public against property. अब इसमें आपको एक चीज समझनी है. आपको यहाँ पे पढ़ना होगा 439 के साथ सेक्शन नंबर 437(3), ठीक है. वहीं पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफेंस अगर इट इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर, या उसके साथ साथ कोई भी ऑफेंस जो आईपीसी के चैप्टर नंबर 6 में फॉल करता है या 17 में फॉल करता है, 16 में फॉल करता है या 17 में फॉल करता है, तो उस केस में क्या होगा. उस केस में आप कंडीशंस इंपोज कर सकते हो, राइट. अब जो चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी है दैट डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, 16 डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड 17 डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे. सेकेंड ऑप्शन में बॉडी और प्रॉपर्टी की बात है बट यहाँ पे स्टेट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा. व्हेन इट कम्स टू थर्ड ऑप्शन तो अगेन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आता है तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ऑप्शन डी तीनों चीजों को डील करता है. स्टेट भी है यहाँ पे, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी भी है एंड प्रॉपर्टी भी है. तो आंसर क्या होगा, डी.
तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था कि कब कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, तो कंडीशंस तब लगाई जा सकती हैं जबकि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो, बॉडी हो, प्रॉपर्टी हो, और ऐसा ऑफेंस हो जहां पे पनिशमेंट जो है वो 7 years से ज्यादा की हो। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। 8th को वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक, राइट। उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। ये ओपन मॉक आपको एकदम एग्जाम लाइक सिचुएशन देगा, एग्जाम लाइक आपको पेपर मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा, आप इसको अटेंड करें, ये बिल्कुल फ्री है। एंड अपनी प्रेपरेशन को आप जज कर सकते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जिन पे आपको और फोकस करना है, एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट जो आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ।